हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। समझिएगा, मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं बेटा चैप्टर का वन शॉट रिवीजन दूंगा। जैसे मैंने अभी तक आपको वन शॉट रिवीजन किस किस के प्रोवाइड कर दिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट रिवीजन, ताकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, टर्म 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका परफेक्ट हो जाए। हमने सॉलिड स्टेट का वन शॉट पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूं। सॉलिड स्टेट का वन शॉट खत्म कर दिया है हमने, सॉल्यूशन का खत्म कर दिया है, सॉल्यूशन का खत्म कर दिया है हमने, किसका खत्म कर दिया है, इसके अलावा हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन का खत्म कर दिया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन का खत्म कर दिया है, हेलो एरीन का खत्म कर दिया है। इसमें हमने 3 पार्ट में लाया, इसमें हमने 3 पार्ट में लाया, देखते चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के वन शॉट खत्म कर दिए, इसको भी 3 पार्ट में लेके आए, 15, 16 एंड 17 एंड 18 ग्रुप, 17 एंड 18 ग्रुप। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिनॉल एंड ईथर। अब अगर मैं इसे एक बार में कराऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, वीडियोस काफी लेंदी जाएंगे और चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हमने पहले अल्कोहल देखा, फिर हम बात कर रहे हैं फिनॉल के बारे में। आप लोगों से वादा किया था, और लास्ट में देखेंगे ईथर के बारे में। आप लोगों से वादा किया था, उस वादे को मैं निभा रहा हूं कि बेटा अपने को ये चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, आज की जो अपनी कहानी मेनली बेस्ड है किस पे बेस्ड है? फिनॉल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फिनॉल पे बेस्ड है। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अपने चैप्टर का नाम है, जिसमें आज अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? अपने फिनॉल के बारे में। फिनॉल समझिएगा, जैसे अल्कोहल था, अल्कोहल में ROH होता है, R की जगह अपन CH3OH लेंगे, मीथेनॉल CH3CH2OH लेंगे, इथेनॉल, इनके बारे में बात करी अपन ने, इथेनॉल के बारे में बात करी। अल्कोहल की सारी कहानी खत्म हुई। ठीक है, अपनी जो कहानी है अब बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? फिनॉल पे बेस्ड है। अगर बेंजीन पे OH लगा हो तो इसे फिनॉल कहा जाता है। काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही अपने को पढ़ना है, पूरा टॉपिक रिवीजन करना है। ठीक है, जहां लगेगा कुछ एक्स्ट्रा बताना है वहां बता दूंगा। पूरी चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगी, बस जोश और जुनून बना रहनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज की कहानी में शुरू हो जाइए। बस निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन, और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ फिनॉल के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए अपन बात करें अगर नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स के बारे में, तो आईयूपीएसी के अपन सारे रूल फॉलो करेंगे और इसके नॉमेनक्लेचर को करेंगे, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं रखना है। चलिए देखिए, ये अपना फिनॉल है, ये क्या है? अपना फिनॉल है। ठीक है, चलो अगर फिनॉल पे अपने को मिथाइल ग्रुप दिख जाए तो इसको कॉमन नेम कहते हैं। सुनना, फिनॉल पे अपने को अगर मिथाइल ग्रुप दिख जाए दूसरी पोजीशन पे, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसे पहला नाम दिया, और दूसरे पे पूरा एनसीईआरटी अपने को रखते हुए चलना है। ठीक है, अगर दूसरे पे दिख जाए तो भैया इसे अपन कहेंगे क्या? ऑर्थोक्रिसॉल। जनरल नाम क्या कहेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। आपसे कोई बोल दे ऑर्थोक्रिसॉल तो याद रखना फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगाए तो उसे ऑर्थोक्रिसॉल नाम दिया जाएगा। या इसे आप दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? दूसरे टर्म में अगर आईयूपीएसी की बात करें तो दूसरे पे लगा मिथाइल तो 2 पे लगा है मिथाइल, और फिनॉलिक ग्रुप है तो 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है सर। दूसरी चीज, अब इसको देखें अपन 1 2 3। ठीक है, कौन सी पोजीशन है? पहली बात तो ये सर कि ये ऑर्थ होती है तो ये मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप तो इसे नाम देंगे मेटाक्रिसॉल। और थर्ड पे अगर मिथाइल लगा है तो आईयूपीएसी नेम अपन इसका क्या कर देंगे? 3 मिथाइल और फिनॉल। ठीक है, फिनॉल एकदम करते हुए चल रहे हैं आसानी से। ठीक है, इसको नाम दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे रखा है मिथाइल तो 3 मिथाइल, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 पे लगा है मिथाइल तो 4 मिथाइल फिनॉल। या अपनी ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। इसके बगल वाली मेटा पोजीशन है, उसके बगल वाली पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा है अपना क्या? मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं पैराक्रिसॉल। इसे क्या नाम दे सकते हैं अपन? पैराक्रिसॉल भी नाम दे सकते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन है अपने फिनॉल का। इसके अलावा हमेशा याद रखना, फिनॉल में अगर सिंगल OH आ रहा है तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल देंगे, 2 OH आ रहे हैं तो उसे डाइहाइड्रिक फिनॉल नाम देंगे, और 3 OH आ रहे हैं तो उन्हें ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, उतारिए इसे। एनसीईआरटी सामने रखेंगे, सारी एनसीईआरटी की कहानी एकदम आपके दिमाग में रट जाएगी, ये मेरा वादा है। इसके 100 MCQ की सीरीज हम खत्म कर चुके हैं, वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए जल्दी ही खत्म कर देते हैं। जो कहा वो करके दिखाया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहानी की बात करें। नेक्स्ट कहानी की अगर अपन बात करें तो अगली कहानी है अपने पास डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल। अपन ने अभी मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल की बात करी, अगर हम डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल की बात करें तो डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स आर नोन एज 1,2, 1,3, 1,4,
बेंजीन डाइऑल, इन्हें क्या कहेंगे 1,2,1,3 और 1,4 बेंजीन डाइऑल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपने को फिनॉल 1,2 पोजीशन पे मिल सकता है, अगल बगल में तेरे अगल बगल में 1,3 पोजीशन पे मिल सकता है, अगल बगल सगल वाले पे मिल सकता है, अगल बगल सगल और डगल वाले पे मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर OH यहां लगा है, OH यहां लगा है, पास 1 और 2 पे लगे हैं, तो इसे नाम दिया जाता है कैटेकॉल। क्या नाम दिया जाता है? कैटेकॉल। ठीक है, चलो बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, तो बेंजीन, IUPAC ने बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? बेंजीन 1,2 डाइऑल भी नाम दे सकते हैं। चलिए 1, 2, 3 जनरल नेम क्या है? पहले और तीसरे पे लगा, पहले और तीसरे पे लगा, इसे क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। क्या नाम देते हैं? रिसोर्सिनॉल। अगल बगल में है तो कैटेकॉल, अगल और डगल में है, अगल और डगल में है, पहली और तीसरी पोजीशन पे, तो इसे रिसोर्सिनॉल नाम देंगे या बेंजीन 1,3,1,3 डाइऑल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बेंजीन 1,3 डाइऑल नाम देंगे। और अगर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली और चौथी पोजीशन पे लगा है, तो इसे या तो आप हाइड्रोक्सीक्विनोन, हाइड्रोक्सीक्विनोन या क्विनॉल नाम देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सीक्विनोन या क्विनॉल नाम देंगे। या IUPAC नेम करना है तो बेंजीन के 1 और 4 पोजीशन पे लगा तो बेंजीन 1,4 डाइऑल। बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? यस, पूछा जा सकता है। आपको क्या, आपने देखा क्या पूछा जा सकता है? सर हमें पूछ ले कि भैया क्विनॉल क्या है, हमसे कोई पूछ ले कि क्विनॉल क्या है, ठीक है, हमसे कोई पूछ ले कैटेकॉल क्या है, रिसोर्सिनॉल क्या है, याद करते चलो मेरे संग। अब भी बोला, बार बार बोलो एक बार। अरे जस्ट अपन देख रहे हैं, आपको 2 पास में दिए तो क्या बोल दोगे? सर ये कैटेकॉल, सर ये कैटेकॉल। जनरल नेम आ जाए तो ये कैटेकॉल। बोलते चलो क्लास में याद करना है, ये कैटेकॉल। पहली तीसरी पे दिखेगा तो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहले और तीसरे पे रिसोर्स मिल गया आपको तो रिसोर्सिनॉल, ऐसे ही मैं याद रख लेता हूं, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, पहले और चौथे पे मिल गया, पहले और चौथे पे मिल गया तो हम क्या बोल देंगे इसे? सर हाइड्रोक्सी क्विनॉल या क्विनॉल, या क्या बोल देंगे? क्विनॉल, क्विनॉल। ठीक है सर, याद हो गया याद हो गया याद हो गया। आपको मेरे संग याद करना है, हाइड्रोक्सी क्विनोन या क्विनॉल। क्लियर है? क्लियर है, शब्द है, कई बार गलत निकल जाए, हाइड्रोक्सी क्विनोन या क्विनॉल। ठीक है, चलो क्लियर है, बढ़ाएं कहानी को आगे। नोट डाउन करा, नोट डाउन करा, बढ़ू आगे। चलो जी, देखना कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अगली कहानी, ठीक है, फिनॉल का एक और नाम, मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी में रटा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप एनसीईआरटी एक बार खोल के देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। अनुराग सर ने जितना बताया पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ था। फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, इसे एक और नाम दिया जाता है कार्बोलिक एसिड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, COH ग्रुप, ठीक है, लेकिन इसे कार्बोलिक एसिड भी नाम दिया जाता है। एंड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल्टार, और इसे सबसे पहले कोल्टार से आइसोलेट किया था। एनसीईआरटी में लिखा, मैंने बता दिया, पूरा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अपने को देखना है। अब अगर हमें इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हेलो एरीन्स, हम हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, और मैंने आप लोगों से बताया था जो आपके हेलो एरीन होते हैं या क्लोरोबेंजीन होते हैं, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं बताते, नॉर्मल कंडीशन में नहीं बताते। इसके लिए आपको कैसी ड्रास्टिक कंडीशन का यूज करना पड़ता है। अब अगर आपको Cl निकाल के यहां पे जोड़ना है OH, आपको जोड़ना है OH जोड़ना है, तो सबसे पहले आपने NaOH लिया, NaOH लिया, आपने टेम्परेचर करीब 623 केल्विन और प्रेशर करीब 300 एटमॉस्फेयर, इतनी ड्रास्टिक कंडीशन ली तो आपको सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन जब आप HCl के साथ करेंगे, देखो क्या हुआ, सबसे पहले देखना है यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। यहां पे क्या निकला? यहां पे ये Cl निकला और H निकला, आपका कौन जुड़ गया? ONA जुड़ गया, ONA जुड़ गया। आपने वापस HCl के साथ रिएक्शन करी, आपका NaCl निकल गया, और क्या जुड़ गया? आपका क्या निकल गया? NaCl निकल गया, और आपका क्या जुड़ गया? OH आके जुड़ गया। इस तरीके से आप हेलो एरीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किससे फॉर्मेशन कर सकते हैं? हेलो एरीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उतारिए पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, उतारिए पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई समस्या होना तो नहीं चाहिए। चलिए दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें अगर अपन, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे? अगर बेंजीन पे आपने ओलियम की रिएक्शन कर दी, ओलियम क्या होता है? आप इसे या तो H2SO4
प्लस SO3 ऐसे लिख सकते हैं, या यही देता है H2S2O7 H2S2O7, ये होता है ओलियम। इसके साथ आपने रिएक्शन करी, जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो बेंजीन पे ये अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा, ये देखो इसने अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिल जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम NaOH और एसिडिक मीडियम में कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? अपना आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वन शॉर्ट रिवीजन है, थोड़ा मैं इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कहानी को चीजों को मैं आपके दिमाग तक लाते हुए चलूंगा। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी तक की कहानी क्या देखी? फिनॉल का नॉमेनक्लेचर खत्म करा, ठीक है सर। दूसरा हमने क्या देखा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा सर। सबसे पहले हमने अल्कोहल से सबसे पहले हमने सर एरीन से रिएक्शन करी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर दी सर NaOH के साथ, फिर अपना क्या बन गया? ONA बन गया, उस पर वापस HCl डाला तो अपने को फिनॉल मिल गया। दूसरा हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन की अपन ने ओलियम के साथ रिएक्शन करी, ओलियम के साथ रिएक्शन करी तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करी, आपको क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट नहीं बनता, सबसे पहले सुनना, सबसे पहले आप लेते हैं एनिलीन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट और जेई के हिसाब से बहुत बार पूछी गई है, नीट और जेई के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करी, अभी आपने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनाया है, अभी आप बना रहे हैं, आपने एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करी, और यहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर का रोल काफी ज्यादा है। यहां जो आप टेम्परेचर लेते हैं 273 से 278 केल्विन, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाई एजोटाइजिंग मिक्सचर, इसे हम क्या कहते हैं? डाई एजोटाइजिंग मिक्सचर कहते हैं। दिमाग में भर डालो, अभी आपने एनिलीन लिया है, आपने क्या लिया है? एनिलीन लिया है, क्या लिया है? एनिलीन लिया है, उस पे आप NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन ले रहे हैं, या कई बार आपको ये ना दिया रहा है तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं डाई एजोटाइजिंग मिक्सचर। क्या नाम दिया जाता है इसे? डाई एजोटाइजिंग मिक्सचर। अगर इस डाई एजोटाइजिंग मिक्सचर पे आपने एनिलीन की रिएक्शन कराई, आपको मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझना, एजो वर्ड जब भी आए, डाई एजो मतलब भैया आपका नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन आप या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। आपका बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी के साथ इसकी रिएक्शन कर दो। जैसे ही आपने वार्म वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करी तो भैया आपका नाइट्रोजन उड़ गया, ठीक है। आपका क्या निकल गया? ये H और Cl निकल गया, और बचा इसका जो OH, इसको अगर आप ऐसे लिख दें, आपका क्या निकल गया? HCl निकल गया, और बचा OH, फिनॉल आपको मिल जाएगा, प्लीज नोट डाउन करें। इस तरीके से आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, बच्चों मेहनत करो, हमेशा गलतियां होंगी, कभी भी गलतियां आप करोगे, हर इंसान गलतियां करता है, आप हो, मैं हूं, गलतियां होगी, लेकिन आप मेहनत करो। सबसे पहली बात, सीखो अपनी गलतियों से जिंदगी में और आगे बढ़ते चलो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली। अब फ्रॉम क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है ये, बेंजीन पे CH और CH3 जुड़ा है। हो सकता है डायरेक्ट आपको क्यूमीन दिया हो, लेकिन कई बार आपको क्यूमीन डायरेक्ट नहीं दिया होता। यहीं पे मैं एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, कई बार डायरेक्ट क्यूमीन नहीं दिया होता। तो सुनना, क्या दिया रहता? आपके सामने बेंजीन दी रहती है, और आपके सामने CH3 CH2 Cl दिया है, ठीक है। अभी हम क्यूमीन बना रहे हैं, सुनना, ABC करके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। क्यूमीन आपने देख लिया, अभी मैं क्यूमीन बनाना सिखा रहा हूं। आपने रिएक्शन करी, आपने Cl निकाला, आपको क्या मिला? जैसे ही आपने Cl निकाला, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म पे जा रहा हूं। Cl निकाला, जैसे ही आपने Cl निकाला, आपको क्या मिला? आपको मिला CH3 CH2 पॉजिटिव,
ये मिल गई आपकी कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, यस। लेकिन क्या ये स्टेबल है? सुनना, हम हमेशा जब भी कार्बोनियम आयन बनाते हैं, वो स्टेबल होना चाहिए। नहीं है, देखना ये पैरेलल में मैं दूसरी कहानी चला रहा हूं। मैं डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा कि इसको जोड़ के यहां पे ला दिया मैंने, ठीक है। अब सुनना, कहानी सुनना। अब देखना, क्या मैं इसका हाइड्रोजन इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर कर दूं, हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, यस सर कर दो, यस सर कर दो। ये आपको भी याद रखना है, हाइड्राइड शिफ्ट कर दी तो मेरा क्या बना? देखना जी, CH3, CH बगल में चला गया, यहां पे बचा CH पॉजिटिव और इधर आ गया CH3। अब ये बन गया 2 डिग्री कार्बोनियम आयन का कार्बन 2 और से जुड़ा है, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन अटैक करेगा किस पे? इस पे और आपका क्या देगा? अब ये अटैक करेगा और आपका देगा CH3 ये दे दिया आपको क्यूमीन। क्यूमीन बनता कैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो जी, दूसरी चीज, या वो एग्जामिनर है, आपके इमोशन के साथ खेलेगा। ये बेंजीन है, इस पे आपने रिएक्शन डायरेक्ट दे देगा, CH3 और इधर Cl। अब इस केस में कुछ और नहीं करना है, आप Cl निकालेंगे। आप ध्यान देना, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे, आप Cl निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Cl निकालेंगे, ठीक है। Cl जैसे ही निकला आपका क्या बना? ये बना CH3 ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, डायरेक्ट अटैक कर जाएगी। आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? क्यूमीन मिलेगा। क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्ट CH3 डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? क्यूमीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्यूमीन मिल जाएगा। रिएक्शन किसी ना किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में ही करानी पड़ेगी, क्लियर है सर? ठीक है। तो ये हमारा क्यूमीन मिला। अब डायरेक्ट इससे मेथड बनेगी, लेकिन ये जो कहानी थी ये था अपना कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कभी आपके मजे ना ले कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है, क्लियर है? समझना, अगर नीट में आ चुका है तो आपने क्यूमीन पे, अब अगर क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया, कुछ नहीं करना है, देखना कुछ तो हुआ है। ये O जो है यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया और आपको मिला CH3OOH। इसे हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रो पर ऑक्साइड लिंकेज दिख रही है ना? पर लिंकेज क्या? पर क्या होता है? आपको पता है O2-2 इज अ पर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन -1 दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। ये आपका बन गया क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, आपको क्या दिख रहा है सर? CH3CO निकलता हुआ दिख रहा है, आपको एसीटोन बनता हुआ दिख रहा है और आपको फिनॉल बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्यूमीन से बना सकते हैं। क्यूमीन पे आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन करी, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, नीट और जेई में, आया हुआ है। स्कूल लेवल पे आएगा ही आएगा। क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड मिला, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का आपने हाइड्रोलिसिस करा, आपको क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। अभी तक की कहानी क्या क्या देख ली, जल्दी बताओ। ये चौथी रिएक्शन है। पहली क्या देखी थी अपन ने सर? क्लोरोबेंजीन से देखी थी, याद करते हुए चलना। क्लोरोबेंजीन से आपने NaOH की रिएक्शन कराई थी, सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया था। सोडियम फेनॉक्साइड पे आपने HCl की रिएक्शन कराई, आपको क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। दूसरा आपने किससे रिएक्शन कर दी? आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ बना दी। किसके साथ बना दी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी। तीसरा आपने क्या करा? आपने डाई एजोटाइजेशन करा। क्या करा? तीसरा आपने डाई एजोटाइजेशन करा। कैसे करा? सबसे पहले एनिलीन लिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराई 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आपने रिएक्शन कराई, आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिला। याद रखना, एग्जामिनर A कौन है, B कौन है, कनेक्ट करके पूछता है। आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपने हाइड्रोलिसिस कराया, आपको क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। चौथी रिएक्शन कौन सी है? क्यूमीन। क्लास में याद करना है, क्यूमीन। आपको क्यूमीन बनाना सिखा दिया मैंने सबसे पहले। क्यूमीन जैसे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, आपको क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड मिलता है, और क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड पे आप क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। फिनॉल मिल जाएगा। दिस इज द कहानी मेरी जुबानी, जल्दी आइए। जल्दी आइए। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया। चलो अगली कहानी की बात करता हूं मैं। सुनना जी, एसिडिटी, ये हो गई आपकी सबसे पहली बात, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप फिनॉल कैसे बना सकते हैं। अब फिनॉल की प्रॉपर्टी के बारे में जाऊं तो सुनना,
फिनॉल हाईली एसिडिक नेचर का होता है। सुनना कैसे पता चला, द फिनॉल्स एल्कोहल और वाटर की तुलना में तो स्ट्रॉन्ग ही है। हम जो अल्कोहल पढ़ रहे थे और वाटर पढ़ रहे थे उसकी तुलना में तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। सुनना, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल, जैसे आपने सोडियम के साथ कराई, एल्यूमिनियम के साथ कराई, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को, इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है। अब अगर ये हाइड्रोजन आयन छोड़ा, हाँ जी छोड़ा, एसिडिटी शो करने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा। एसिड वही होता है जो भैया हाइड्रोजन आयन दे। अब सुनना, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्यों है अल्कोहल की तुलना। जैसे ही इसने हाइड्रोजन आयन छोड़ा, इसने बनाया फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाया, फिनऑक्साइड आयन। ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब दिस फिनॉक्साइड आयन is stabilized by resonance, stabilized by resonance। क्या है रेजोनेंस समझिएगा। ये अपने लोन पेयर इधर दिया, ये उठ के इधर आया। सुनना, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, पूरा चार्ज फैल जाएगा। दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जब ये इधर आया, या नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया O पॉजिटिव, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा। देखिए, दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और उठ के डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो ये उठ के इधर चला जाएगा, पूरे पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हुआ आपका क्या बना, कुछ तो बना है, कुछ बन गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। ये अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड उठ के इधर जाएगा तो ये उठ के इधर चला जाएगा। क्या बना आपका, जल्दी बताइए, क्या बना आपका, जल्दी बताइए। ये हुई कहानी मेरी जुबानी, सुनते चलिए, नहीं करनी मनमानी। हाँ जी, ये वापस फिनॉक्साइड आयन। अब पहले आप देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसे हम कहते हैं, ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और रेजोनेंस स्टेबिलाइज, ये कैसा हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हो गया रेजोनेंस स्टेबिलाइज। ये थी कहानी मेरी जुबानी। इसीलिए फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। दैट्स व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन आयन अगर कोई चीज रेजोनेंस से स्टेबिलाइज होती है, आपको भी पता है रेजोनेंस ऐसा इफेक्ट है। अगर आपने क्लास 11th के बेसिक पढ़े हुए हैं, क्लास 11th अपनी शुरू हो गई है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एक बात याद रखिएगा कि भैया अगर कोई चीज रेजोनेंस से स्टेबिलाइज होती है तो वो स्टेबिलाइज है तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ही करेगा। रेजोनेंस क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। नोट डाउन करा, चलिए अगर नोट डाउन करा तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनना, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल। अब हाइड्रोजन आयन छोड़ा तो ये रिएक्शन कर सकता है सोडियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। चलो सेम वही कहानी, ये देखो फिनॉल OH ये अंदर देता है, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो रहा है। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड indicates the phenol are stronger acid than alcohol and water। ये क्या बात है, क्या ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये एनसीईआरटी में लिखी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्कोहल और वाटर NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन देके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और वो NaOH के साथ रिएक्शन देता है, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फिनॉल रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये इंडिकेट करता है कि फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये चीज अपन देख चुके हैं। चलिए अल्कोहल की बात करें, वो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करता था, हाइड्रोजन आयन छोड़ता था। इसकी बात करें, ये भी हाइड्रोजन आयन छोड़ रहा है, ठीक है। चलिए ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। नोट डाउन करो इसे, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट कहानी, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया फिनॉल पे, आपने
कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, ये मेरा फिनॉल है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है, फिनॉल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, और अगर कोई ग्रुप आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, वो तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग पे। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रोजन जाना ही नहीं चाहेगा, हाइड्रोजन जाना ही नहीं चाहेगा, उसे तो प्रोटॉन है ना, निगेटिव चार्ज से प्यार है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, लाइक NO2CN, लाइक आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2CN, जो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एनसीईआरटी पूरी डिकोड कर दूंगा, ठीक है, वन शॉट रिवीजन है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं हर चीज कंप्लीट कर दूं, जो कि आपके क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे और हाइड्रोजन निकल जाएगा आसानी से, हाइड्रोजन निकल जाएगा आसानी से, और आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। मतलब सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को कम करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप कौन कौन से बोल सकते हैं? CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NH2 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या करेंगे? एसिडिटी को कम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर है? कर लिया नोट डाउन? बढ़ गई दिमाग, चढ़ गई दिमाग में, बढ़ गई नहीं, चढ़ गई दिमाग में ये बात। क्या चढ़ गई दिमाग में? कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? फिनॉक्साइड आयन जो बन रहा है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच के चार्ज डिस्पर्स करके फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। चलिए जी तो देखते हैं यही कहानी जो लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2CN, हैलोजन एटसेट्रा विच स्टेबिलाइज द फिनॉक्साइड आयन, जो फिनॉक्साइड आयन को क्या करते हैं? इस वर्ड को अंडरलाइन कर देना, सब भूल जाना लेकिन इस वर्ड को अंडरलाइन कर देना, सब भूल जाना लेकिन इस वर्ड को अंडरलाइन कर देना। कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिल्कुल लगा होगा तो वो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा बाय डिस्पर्सिंग, इस वर्ड को अंडरलाइन कर देना, पूरे चार्ज को फैला देगा। कंसंट्रेटेड चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड, अगर चार्ज कंसंट्रेट हो रहा है तो भैया स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन चार्ज फैल रहा है। सुनो ना, इंसान को दुख होता है ना, दुख बांटने से कम होता है, सुना है ना? चार्ज ऐसे ही है, चार्ज अगर बढ़ा ना तो स्टेबिलिटी कम होगी, ऐसे दुख बढ़ा ना तो स्टेबिलिटी कम होगी। मैं दुखी हूं मान लो कुछ देर से, तो मेरा यहां रिकॉर्ड करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मैं खुश हूं, एकदम मजे से जिंदगी के साथ जी रहा हूं, समझ रहे हो? खुश हूं, इसके लिए मल्टीपल काम करा करो। खुश हो ना, इसके लिए मल्टीपल काम करो। इसको बता दिया यार भाई यार दुख हो रहा है यार किसी बात का, मेरा पढ़ाई मन नहीं लग रहा है यार, आज पढ़ाने मन नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। जितना दुख मैंने बांटा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यही करते हैं, चार्ज को फैला देते हैं। क्या करते हैं? डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज रिलेटिव टू फिनॉल, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। बता दिया मैंने, क्लियर है? चलिए ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, withdraws electron, disperse the negative charge, stabilize the phenoxide ion with respect to phenol and thus increase acidic strength। चलो उतारा, जल्दी। चलो जी, अगर उतार लिया तो कहानी को आगे बढ़ाएं, इस कहानी को नया आयाम दे। देखना नया आयाम क्या है? नया आयाम ये है, अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, अब भी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप NH2 का यूज कर सकते हैं, आप किसका यूज कर सकते हैं? आप कोई भी अल्काइल ग्रुप का यूज कर सकते हैं, आप OR का यूज कर सकते हैं, NH2 का यूज कर सकते हैं, OH, OR, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कुछ भी यूज कर सकते हैं, विच डीस्टेबिलाइज द फिनॉक्साइड आयन, जो फिनॉक्साइड आयन को डीस्टेबिलाइज करते हैं, क्योंकि दुख बढ़ा रहे हैं ना यार। मेरे को किसी ने दुखी करा, बोले यार तू कितना घटिया आदमी है भाई, ठीक है, तू ऐसा है, तू वैसा है। कोई और आया बोले यार तेरे से ये काम नहीं हो सकता है। अरे मेरे दुख को बढ़ा रहे हैं यार,
तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं लोग। तो ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो क्या करेगा, डीस्टेबिलाइज करेगा फिनॉक्साइड आयन को बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज रिलेटिव टू द फिनॉल एंड टेंड्स टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। क्लियर है? तो अगर फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, OR मतलब OCH3 हो सकता है, ठीक है, NH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये क्या करेंगे भैया, इंटेंसिफाई करेंगे चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे और स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर आप बात करेंगे, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिफाई करता है नेगेटिव चार्ज को, और डी स्टेबिलाइज करता है फिनॉक्साइड आयन को विथ रिस्पेक्ट टू द फिनॉल, thus decrease the acidic strength, this is the concept, please note down करिए, एकदम एनसीईआरटी रटा दूंगा, बोला है ना। वन शॉट रिवीजन में भी मैं पूरे हर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के उठा लिए, जहां लगा कि कोई चीज एक्स्ट्रा बतानी है वो मैं बताते चल रहा हूं। 100 एमसीक्यू की सीरीज करी, उसे भी अपन ने ऐसे ही करा, ठीक है। जल्दी आइए, कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो उसके लिए मैं जल्दी ही लाइव सेशन लूंगा और उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा, एकदम कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, आप उसे समझ कुछ और लेते हैं, और यही डाउट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी सुनना, ये एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका है सैलिसिलिक एसिड, ये क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर इस सैलिसिलिक एसिड पे आपने किसकी रिएक्शन करी, ये क्या है सर, ये देखो, ये कुछ और नहीं, CH3 CO CH3, आपने एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कर दी। सैलिसिलिक एसिड पे आपने एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कर दी, एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर आपने रिएक्शन करी तो क्या कराएगा, ये एसिटाइलेशन कराएगा। एसिटाइलेशन कैसे कराएगा, अब देखिएगा, इसको आप समझिए, ऐसे समझिए, ये क्या लगा है, H लगा है, H को उठाओ और किसके साथ जोड़ दो, यहां जोड़ दो, बचा क्या आपका O, और ये बचा COCH3, ये आके यहां जुड़ जाए, क्या बना आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये O पे क्या जुड़ गया आपका, COCH3 जुड़ गया, ये आपका बन गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, कुछ और नहीं, इसी को अपन कहते हैं एस्पिरिन। कमेंट सेक्शन बताना इस एस्पिरिन को अपन कैसे यूज करते हैं। और साथ में क्या निकल गया आपका, एसिटिक एसिड निकल गया। क्या जो निकल गया आपका, एसिटिक एसिड निकल गया आपका, क्या निकल गया, एसिटिक एसिड निकल गया। पूछा जाता है व्हाट इज एसिटाइलेशन, अभी तक हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टी देखी फिनॉल की, क्या देखी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, फिनॉल की हमने प्रॉपर्टी देखी, सर फिनॉल एसिडिक नेचर में होता है, कैसे जस्टिफाई करा, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, जस्ट याद करते चलो, कैसे जस्टिफाई करा, सर ये सोडियम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, Na के साथ रिएक्शन कर जाएगा, NaH के साथ रिएक्शन कर जाएगा, NaOH के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा फिनॉल, ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्या शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। फिर हमने क्या देखा, इसकी प्रॉपर्टी में देखा पहले, सर अगर हम फिनॉल में हमने सैलिसिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी में देख रहे हैं सैलिसिलिक एसिड की हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी, हमारा एसिटाइलेशन हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड को और हमें एस्पिरिन मिलेगी। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में याद कराऊंगा, ये मेरा वादा है, आप याद करें बस, मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, क्लास में याद कराऊंगा, ये मेरा वादा है, वादा किया सो करके निभाना, हमें ना भूल जाना करके निभाना। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल कहानी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी मैं ये कहानी बताऊं, आपके पास मान लीजिए ये फिनॉल है, अब सुनना, फिनॉल क्या है भैया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा पे, मैंने पूरी कहानी बता दी, बार बार नहीं बता रहा हूँ, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ, इलेक्ट्रोफाइल, इसके नाम पे जाना, जैसे मेरा नाम है कुछ भी, मान लीजिए मेरा नाम अनुराग बघेल है, मेरे नाम पे आप गए, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, बिल्कुल अपन एकदम जॉली आदमी है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्यार, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। मान लीजिए मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं पैसा फाइल हो जाऊंगा, मनी फाइल हो जाऊंगा, ठीक है, वहीं पे अटैक करूंगा, रॉबरी करने लगूंगा, चोरी करने लगूंगा, मैं पैसे लूटूंगा। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मतलब सर ये कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। हम क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा एरोमेटिक रिंग पे और सब्स्टिट्यूशन कराएगा। क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन को निकालेगा, खुद जुड़ जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं नाइट्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं नाइट्रेशन, ठीक है। व्हाट इज नाइट्रेशन, ठीक है। अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अभी मैं, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, टेम्परेचर भी आपने लो लिया, लो टेम्परेचर लिया 298 केल्विन, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, देखना, आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, ठीक है, आपकी बनी इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। ये कहां अटैक करेगी, सर ये ऑर्थो पे अटैक करेगी, और सर ये कहां अटैक करेगी, पैरा पे अटैक करेगी। आपका ऑर्थो पे अटैक हुआ है इसका तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे अटैक हुआ तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपको क्या मिल गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिल गया। क्या मिल गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिल गया। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या होती है, यहाँ पे मजेदार बात क्या होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिला। पहले इतना लिखो, नाइट्रेशन के दौरान आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिला। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपने मेरी 100 MCQ की सीरीज देखी होगी, तो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी पे मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। किसकी, नाइट्रोफिनॉल्स की एसिडिटी पे मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप लोगों को कराए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, वन शॉट रिविजन के दौरान, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, बढ़े। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल जो हैं आपके, ठीक है, उनको सेपरेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे कॉम्पिटिटिव विंडो के नाम से बोल दे रहा हूं मैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कॉम्पिटिटिव विंडो के नाम से मैं इसको बता दूं कि भैया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरा आइसोमर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। इनको हम किस मेथड से अलग कर सकते हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। कैसे, ठीक है, एक चीज पहले सुन लेना, ठीक है। कैसे, अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखोगे, सब पढ़ाया हुआ है, ऐसी चीजें जो मुझे पहले स्टार्टिंग से बेसिक से फॉलो कर रहा है उसको कहानी समझ आ जाएगी, बाकी नहीं, जिसको नहीं आएगी वो भी समझ जाएगा। हमने कभी टफ बातें करी ही नहीं। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, कौन सा फिनॉल है, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब अगर इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने जब भी हाइड्रोजन आता है वो क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही बॉन्ड बताऊं। व्हाट्स माय नेम, इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही बॉन्ड बनाऊं। व्हाट्स माय नेम, शीला मत भूल देना, है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को एक और नाम दिया जाता है किलेशन, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल आपने बना लिया। कैसे बनाया सर हमने बना लिया नाइट्रेशन से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, याद रखना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें, किसकी बात करें, पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, क्या है ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। दूसरा आपने ले लिया, ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। ये क्या करेगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सुनना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के चेन बनाएगा, उधर भी करेगा, चेन बनाएगा, ठीक है। चेन बनाएगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग चेन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और दोनों को आप
दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है, दोनों एक मिक्सचर में मिल रहे हैं, आप इन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो। तो सुनना कहानी क्या थी कि आपकी कहानी ये थी, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो सुनना, यही लिखा हुआ है, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। जो चीज लिखी उसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी डिकोड करना इसे ही कहते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसा है? स्टीम वोलेटाइल। मैंने अभी आपको बताया, देखो वोलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब आसानी से वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब ये वोलेटाइल ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटाइल ज्यादा है। तो सुनना, orthonitrophenol isomer, ortho and para isomer can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding. एक दूसरे के साथ चेन बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, अभी आसानी से बॉइल नहीं होगा, which cause the association of molecule। देखो सब बताया ना, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये मैंने कहानी बताई थी, ये मैंने कहानी बताई थी। अब देखो इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसमें क्या पाई जा रही है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसीलिए इनको सेपरेट किया जा सकता है। अगर आपसे स्कूल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लेना, आपको नीट और जेईई में तो पूछा ही जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन, एनसीईआरटी तो उनकी देवी है। क्लियर है? क्लियर है? नाइट्रेशन क्लियर हुआ? चलो अगली कहानी की बात करते हैं, अगली कहानी की बात करते हैं। अभी नाइट्रेशन में एक और कहानी बाकी है, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने कैसा ले लिया? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया, आपके एक ही बार में ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर से ऑर्थो पे 2, 4 और 6 पोजीशन पे, ठीक है, 2, 4 और 6 पोजीशन पे, 2, 4 और इधर 6 पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? ये भी ऑर्थो है, ये पैरा है और ये ऑर्थो है, आपका कौन जुड़ जाएगा भैया? NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड एंड द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी पुअर। यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज वेरी पुअर, इसकी यील्ड पुअर आ रही है, लेकिन छोड़ो, अब मेरी बात सुनना। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिला, ये है पिक्रिक एसिड। सुनना, दिस इज वेरी हाईली एसिडिक इन नेचर। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, आप भी ऐसे ही लिखना। आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिला। दिस इज वेरी हाईली एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक इन नेचर। सुनना, इसमें COOH ग्रुप नहीं है, इसके बावजूद भी ये एसिड की सारी प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें दो ये NO2 क्या लगा है? -I भी दिखाता, -RB, -I भी दिखाता, -RB, -I भी दिखाता, -RP, क्योंकि इसमें सर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 पोजीशन पे क्या जुड़े हुए हैं? 3 पोजीशन पे क्या जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो एसिडिटी को क्या कर देंगे? बहुत ज़्यादा इमेंसली बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या बढ़ा देंगे? एसिडिटी को इमेंसली बढ़ा देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब आपको पता चला कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अपन ने रिएक्शन करी तो प्रोडक्ट की जो यील्ड आ रही है, पुअर आ रही है। यील्ड पुअर है, यील्ड अगर पुअर है, आपको कम मिल रहा है प्रोडक्ट, आपकी यील्ड पुअर है, आपको प्रोडक्ट कम मिल रहा है, तो आप क्या करें? आप क्या करें? यील्ड पुअर आ रही है तो हर कोई यही चाहेगा ना कि यार मुझे अगर घाटा हो रहा है तो मैं इसकी यील्ड बढ़ाऊं। तो इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए अपन एक चीज ये कर सकते हैं, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल। सबसे पहले आप फिनॉल की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दो। किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दो। जैसे ही आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी तो वो फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा? विच कन्वर्ट इट इनटू द फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। वो फिनॉल को 2,4-डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही आपने 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड में रिएक्शन करी, अब आप उसका नाइट्रेशन करा दो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आपको क्या मिल जाएगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। इस तरीके से आप पिक्रिक एसिड की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या कर दें, सर यील्ड को बढ़ाना है तो कुछ नहीं, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा? यील्ड अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, आपको यील्ड अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ूं आगे। चलो नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं, नोट डाउन करा। नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर आप ब्रोमिनेशन की बात करें या हेलोजिनेशन की बात करें, अपन पहला देख लिया नाइट्रेशन, दूसरा बात करते हैं हेलोजिनेशन की। सुनना जी, तो हेलोजिनेशन की एक चीज याद रखिएगा,
कि हैलोजिनेशन अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे अभी आपने नाइट्रेशन की बात करी ना, डाइल्यूट की प्रेजेंस में करा, कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में करा, आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिले। सेम यहां भी यही कहानी होगी। ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उस चीज को समझना। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, आप किसी भी लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, सच एज CaCl3 और CS2 की प्रेजेंस में करते हैं, CS2 की प्रेजेंस में कर दें। लो पोलैरिटी का मतलब क्या है, सुनना, आप CaCl3 और CS2 की प्रेजेंस में कर दें, एट लो टेम्परेचर आपको मोनो ब्रोमोफिनॉल्स मिलेंगे। चलो देखना, सर हमने ब्रोमीन की रिएक्शन करी, ठीक है, आपका ब्रोमीन मिला, Br पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रोफाइल दिया, ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, आपको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मिला और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिला, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन सर हमें ये बताइए कि हमने ये जो रिएक्शन कर रहे थे, हम तो कुछ ना कुछ लुईस एसिड की प्रेजेंस में करते थे, हम तो किसी ना किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस लाइक FeCl3 की प्रेजेंस में करते थे, यहां वो क्यों नहीं लिया? बेटा यहां पे आपको पोलराइज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी फिनॉल जो होता है, बिना आप लुईस एसिड लिए ऑलरेडी पोलैरिटी गेन कर लेता है ब्रोमीन और अटैक कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहां पे जो OH ग्रुप लगा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा देता है, तो आपको पोलराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मत सोचना कि फिनॉल के केस में आपने लुईस एसिड क्यों नहीं लिया। आप किसी लो पोलैरिटी वाले के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ब्रोमीन की रिएक्शन लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म और CS2 की प्रेजेंस में करी तो आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल जो कि थोड़ा माइनर है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और आपको किसका, पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा, पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे। जब रिएक्शन आपने करी किसकी प्रेजेंस में, CaCl3 और CS2 की प्रेजेंस में करी, तो आपको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। चलो, लेकिन आपने तो सर अभी कहा कि कंडीशन अगर बदल दें, यस कंडीशन अपन बदल रहे हैं। अब अपन ने क्या कर दी, इस ब्रोमीन की रिएक्शन कर दी वाटर मीडियम में। किसमें कर दी, वाटर में। सुनना, जैसे तो ऐसे याद रखना, वाटर है तो फैल जाएगा, पानी फैल जाता है ना, तो वाटर है तो फैल जाएगा। कौन फैल जाएगा, तुम मत फैल जाना रे, तुम मत फैल जाना। कौन फैल जाएगा, ब्रोमीन फैल जाएगा। कौन फैल जाएगा, ब्रोमीन फैल जाएगा। तो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, जब आपने फिनॉल की रिएक्शन करी किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एक ही बार में मिलेगा और इसका कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एक ही बार में मिल जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एक ही बार में मिल जाएगा। और बस, और क्या बता दूं, ठीक है, और उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। हाँ ठीक है। अरे बोलते बोलते इंसान की जबान अटक जाती है कई बार, इतना बोलते रहते हैं, और एक तो हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फिनॉल, ठीक है सर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, हाईली एसिडिक होता है, यील्ड कम होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दो। उसके बाद आप क्या कर दें, ब्रोमिनेशन कर दें या हैलोजिनेशन कर दें। सर अगर हमने किसकी प्रेजेंस में करी, किसकी प्रेजेंस में करी, हमने सर CS2 मीडियम या CaCl3 मीडियम की प्रेजेंस में करी, तो हमको ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर। लेकिन सर अगर हमने ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करी तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट कहानी देखते हैं, नेक्स्ट कहानी देखते हैं। देखिएगा, अब अपन देखते हैं कोलबे रिएक्शन क्या होती है। कोलबेज रिएक्शन प्रॉपर्टी में है अगली, कोलबेज रिएक्शन। अगर फिनॉल की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करी, बिल्कुल सर हमें पता सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड पे अगर आपने CO2 डाल दी, क्या डाल दी, CO2 डाल दी और एसिडिक मीडियम डाल दिया, तो समझना H यहां पे ट्रांसफर करो और COOH यहां बन जाएगा, आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। याद है आपको मिल गया सैलिसिलिक एसिड, या इसे आप बोल सकते हैं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या मिल जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब एक मजेदार क्वेश्चन करा रहा हूं यहां मैं आपको, जो कनेक्टिंग रिएक्शन आती है, मजेदार क्वेश्चन करा रहा हूं, समझना। मजेदार क्वेश्चन क्या है, मजेदार क्वेश्चन ये है कि भैया आपका ये सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, आपने फिनॉल दिया था। आपने क्या दिया था, सबसे पहले फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन करी आपने NaOH के साथ, NaOH के साथ कर दी, ठीक है। तो आपको मिल गया, मान लीजिए NaOH के साथ करी तो यहाँ पे A दे देगा, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये आपको A दे देगा, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन कर दी दूसरी,
पहला करा NaOH के साथ, यहां आपको B दे देगा, ठीक है। दूसरा आप कर रहे हैं CO2 के साथ और एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, आपका क्या मिल जाएगा भैया, आपको पता है कि यहां आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया फिनॉल, ओ सॉरी, हाँ चलो ये मिल गया फिनॉल, और ये आपको मिल गया सैलिसिलिक, ये COH, ये आपका आ गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। लेकिन एग्जामिनर का मन यहाँ भी रुकने का नहीं हुआ, एग्जामिनर का मन यहाँ भी रुकने का नहीं हुआ, उसने इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर दी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड का। क्या देखा था अभी अपन ने कुछ देर पहले, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। देखना इस कहानी को पीछे ले जाऊं, इस कहानी को पीछे ले जाऊं, अगर इस कहानी को पीछे ले जाऊं तो देखना, ये देखो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड देख चुके हैं, यस सर हम एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड देख चुके हैं। तो देखिएगा अब क्या होगा, एसिटाइलेशन जैसे ही आप करेंगे सैलिसिलिक एसिड का, आपको पता है सर ये H निकला और CH3COOH साथ में बन गया, क्या बन गया, CH3COOH, CH3COH, और साथ में क्या बना सर, क्या बना सर, साथ में कुछ तो बना है, कुछ बन गया है, यहां पे लगा सर ये, यहां पे लगा हुआ COOH, और आपका O से कौन आके जुड़ गया, O से आके जुड़ गया CH3COOH, O से कौन आके जुड़ गया, COCH3 आके जुड़ गया, ये आपका क्या बन गया, एस्प्रिन, एस्प्रिन। पूछा जा सकता है, इसे आपने B इधर C नाम दे दिया, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है, उतार लो, उतार लो, ऐसा कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके कि हाँ भैया क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, एग्जामिनर का मन है, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके उतार लो, एग्जामिनर का मन है वो ऐसे आपसे पूछे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, रीमर टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में आपने करी तो समझना इंटरमीडिएट क्या बनता है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आजकल। इंटरमीडिएट क्या बनता है, आपका CHCl2 यहां जुड़ जाएगा, CHCl2 यहां जुड़ जाएगा, और ये वाटर निकला और क्या बन गया आपका H2O, आपका ये बन गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पे फिर से आपने NaOH की रिएक्शन करी तो आपको यहां पे कौन सा ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप आ गया। अब आपने एसिडिक मीडियम लिया तो आपको क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड, क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड। दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन, दिस इज अ रीमर टीमन रिएक्शन। एनसीईआरटी के क्विक रिवीजन के तौर पे बताते चल रहा हूं कि भैया इंटरमीडिएट को मत भूलना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरीके की एक हमने करी थी कार्बिलअमीन रिएक्शन, उसमें भी हम किसका यूज करते थे, एनिलीन का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, एनिलीन का यूज करते थे, ठीक है। कहानी समझ आ रही है। सबसे पहले आपने फिनॉल की रिएक्शन करी क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट होगा, ये मत भूलना। अगली स्टेप में ये CHO में कन्वर्ट होगा और अगली स्टेप में आपको सैलिसल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है सर। रीमर टीमन रिएक्शन भी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई सर। चलिए एनसीईआरटी की पूरी एक एक गोली आपके दिमाग में बैठा दी है। अब आपने रिएक्शन कर दी फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल की रिएक्शन कर दी जिंक डस्ट के साथ, तो ये रिडक्शन कर देगा फिनॉल का, क्या बन जाएगा आपका, देखना ये O को इसने खींचा, आपका ZNO मिल गया और आपकी क्या मिल जाएगी, बेंजीन, क्या मिल जाएगी, बेंजीन, भूलिएगा मत, आपका क्या मिल जाएगा, बेंजीन। जल्दी आइए, आपकी क्या मिल जाएगी, बेंजीन, ठीक है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट और शायद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। आप अगर ऑक्सीडेशन फिनॉल का कर दो, सुनना, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कर दो विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क मिक्सचर्स कंटेनिंग क्विनोन्स, ठीक है। आपका क्या मिलता है भैया, अगर आपने क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी तो कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एयर की प्रेजेंस में कर दी तो आपको डार्क कलर मिक्सचर मिल जाएगा जो क्या करेगा, क्विनोन रखेगा, ठीक है। चलिए आपने देखिए Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में करी तो आपको क्या मिल गया, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो गया, भूलिएगा मत। फिनॉल का ऑक्सीडेशन आपने Na2Cr2O7, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में करा, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, बेंजोक्विनोन्स मिल गया। ये कहानी थी आपकी फिनॉल की, ये कहानी थी आपके फिनॉल की, जो एनसीईआरटी बेस्ड कहानी थी, उसे मैंने एक शॉट में आपके सामने लाके
खत्म कर दी। कोशिश मैंने यही करी कि एनसीईआरटी की जितनी चीज़ें थी आपके सामने रख दूं, ताकि आप स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे, जेई लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चीज़ें और डेप्थ में भी जाने लायक थी, लेकिन वन शॉट रिवीजन में इतना डेप्थ में जाने में लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, लेकिन इतना मैंने करा दिया जिससे आप तहलका मचा दो। इसी चीज़ का एप्लीकेशन होगा वन शॉट रिवीजन में, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब बेटा जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने शुरुआत कहां से करी थी, एक बात सुनना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत कहां से करी कहानी की अपने, इधर देखिए। ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू करा सर? हमने चैप्टर पढ़ना शुरू करा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इनके वन शॉट कंप्लीट, हेलो एल्किन हेलो एरीन के वन शॉट कंप्लीट, पी ब्लॉक के वन शॉट कंप्लीट, अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल कंप्लीट, फिनॉल कंप्लीट, अब बचा है ईथर, और इसके बाद सिर्फ बचेगा बायोमोलिक्यूल। बेटा मैंने आपसे वादा किया था कि बेटा टर्म 1 से पहले, और आप अगर नीट और जेई की तैयारी भी कर रहे हैं तो उससे पहले मैं ये सारी चीजें आपके लिए लाके रख दूंगा, उसे मैंने आपके सामने लाके रख दी। इसकी 100 एमसीक्यू की सीरीज तो हम पूरी कंप्लीट भी कर चुके हैं, और वन शॉट रिवीजन अपना परफेक्ट हो गया है। जो कह रहे थे आप कमेंट सेक्शन पे, वो मैंने पूरा करा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन डेली बेसिस पे आपके लिए मेहनत कर रहा है कि क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आए। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर आपको डेली बेसिस पे हमारे वीडियो फाइंड नहीं हो पा रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हमारे टीचर्स दिन रात हमारी टीम मेहनत करके डाल रही है, हो सकता है कई बार आपको वीडियोस नहीं मिले, तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ये ढूंढ सकते हैं कि आप हमारी साइट magnetbrains.com पे जा सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे क्लास केजी से क्लास 12 तक की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं क्लास 11th और 12th ले रहा हूं, आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको मैं और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। जैसे ये क्लास 11th का है, मैं क्लास 11 12 दोनों ले रहा हूं, आपसे हमेशा कहता हूं सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। आप सिंगल क्लिक में, जैसे अभी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है, आप सिंगल क्लिक में मुझ तक पहुंच पाएंगे, और ये सारे चैप्टर की आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी जिसे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस का ओवरव्यू अपन ने करा हुआ है, चैप्टर वाइज समरी अपन ने करी हुई है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करे हुए हैं, फुल चैप्टर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट में जाके सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप चले गए यहां तक, तो आप किसी चैप्टर पे क्लिक करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और मैं पढ़ाता हुआ आपको दिख जाऊंगा। इस तरीके से हमने फिनॉल का वन शॉट रिवीजन खत्म करा। अब हमारा ये जो फ्री एजुकेशन का मोटो है उसे लोगों तक शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस और पता चल जाएगी। ठीक है, वी आर अबाउट कि हम भैया एंड पे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि जितनी मेहनत और जोश के साथ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो भैया हम उतने ही जोश और मेहनत के साथ, थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर होता है, लेकिन आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। इसी के साथ कहानी को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।